एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो गाइज आपको मेरा लास्ट पार्ट अच्छा लगे एंड आज न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे विंग और ने अपने फ्लूट के थ्रू अपनी सीजे को सेव कर लिया था और उसके बाद वो बेहोश हो गया था, जिसके बाद सारे लेंस वापस अपने डिक्लाइन आ गए थे। अब आगे करीबन 2 दिन हो गए हैं। आज 2 दिन हो गए विंग को बेहोश हुए हुए। हीलर को भी उम्मीद नहीं थी कि विंग को 2 दिन हो जाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि विंग इतना स्ट्रांग है कि पक्का मतलब उसका इतना स्ट्रांग कोर है कि वो पक्का कुछ घंटे में होश में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं है। हीलर भी बार बार विंग को चेक करके बहुत परेशान है क्योंकि इनर उसकी बॉडी तो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो बेहोश है। ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। हीलर कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं कि जो वो सोच रहे हैं अगर वो सच है तो वो कैसे ये बात किसी को बताए। वही वांगजी भी हीलर की आंखों में उठती हुई ये दुविधा को समझ पा रहा है और वो जब देखता है कि अब रूम में सिर्फ वो और हीलर हैं तो वो आगे आके बोलता है, आप कुछ है जो हम सबसे छुपा रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप और विंग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। मैंने कई बार विंग को और आपको एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए देखा है। मैं ये भी जानता हूँ कि विंग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो आप मुझसे बता सकते हैं विंग के बारे में जो आपको पता चला है। इस बार पे वो बेचारा बूढ़ा आदमी थोड़ा सा घबराते हुए काम बोलता है, मैं जानता हूँ कि आपका मेट बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा केयरिंग है। वो सबके बारे में मैं अपने से पहले सोचते हैं। यही कारण था इतना खतरनाक स्पेल अपनी बॉडी के अंदर उन्होंने खुद एंटर करवा दिया। लेकिन जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, मुझे डर है कि अगर वो सच हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत आएगी आगे चल के। क्या हुआ, आपको क्या पता है, जल्दी बताइए। वांगी थोड़ा घबराते हुए पूछता है, मुझे लगता है कि आपकी मेट यानी विभूषण की बॉडी काफ़ी हद तक डेमोनिक कल्टीवेशन के अंडर आ गई है। कहीं ना कहीं उनकी कोर अब इफ़ेक्ट हो रही है। उनकी कोर नेगेटिव एनर्जी या ये कह सके डार्क कल्टीवेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अब ये बात सुन के वांगजी बहुत शॉक होता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? विंग ने आज तक सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल किया है, उसने मुझे बताया है, तो वो कैसे डार्क कल्टीवेशन की उसकी कोर डार्क कल्टीवेशन में कन्वर्ट हो सकती है? इस बात पे हीलर थोड़ा घबराते हुए बोलते हैं, शायद जो स्पेल इन पे हुआ था वो स्पेल इन आयरन के द्वारा करा गया स्पेल है और उस स्पेल के कारण इन आयरन के कुछ एनर्जी इनकी बॉडी में एंटर कर गई है और वो एनर्जी अब धीरे धीरे करके इनकी कोर को कंट्रोल कर रही है। अब वांगी ये सुन के बहुत शॉक हो जाता है, बहुत घबरा जाता है। उसे लगता है कि क्या होगा जब ये बात सबको पता चलेगी। सब लोग ये सोचेंगे कि विंग एक डार्क कल्टीवेशन करने वाला बन गया है, क्या पता इन आयरन को विंग यूज़ कर रहा है। लोग ऐसा भी सोचने लगे। अब बेचारा वांगजी विंग की चिंता करते होते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? कैसे ये एनर्जी को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर सचमुच में ये इन आयरन के वाला स्पेल था और वहाँ विंग की कोर ब्लैक या डार्क कल्टीवेशन में कन्वर्ट हो रही है, तो हम इसे कैसे पहले की तरह प्योर कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। पर आप चाहें तो मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ। आप प्लीज़ जल्द से जल्द इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या क्या कारण है कि विंग की कोर इस तरीके से कन्वर्ट हो रही है। क्या मैं किसी भी तरह से विंग की कोई मदद कर सकता हूँ? आप मुझे बताइए। इस बात पे हीलर जी जय हुजून बोल के हुजून बोल के वहाँ से चला जाता है। विंग को हाथ पकड़ के वांगजी बैठा हुआ है और मन में कह रहा है, प्लीज़ विंग तुम होश में आ जाओ। ये 2 दिन तुम्हारे इस हालत में देखना मेरे लिए कितना मुश्किल है, तुम समझ नहीं सकते हो। तुम मेरी लाइफ बन चुके हो, तुम्हें इस तरीके से इस बेड पे लाइफलेस पड़े देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अब और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ अंदर से। विंग प्लीज़ प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ। एक बार दोबारा से आँख खोल के मुझे लंजा बोलो। तुम्हारे मुँह से लंजा सुनने के लिए तरस रहा हूँ मैं बिल्कुल भी तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। एक बार मेरे लिए आँख खोलो और प्लीज़ मुझे लंजा बोलो। वांगजी प्यार से विंग के हाथ को किस करते हुए बोलता है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वांगजी ने कि ये बातें विंग ने सुन ली, क्योंकि विंग एकदम से आँख खोलता है तो देखता है कि उसका लंजा उसके हाथों को पकड़ के बैठा हुआ है और रो रहा है। वांगजी को इस तरीके से परेशान रोते देख विंग को दिल में बहुत पेन होता है। वो तुरंत लंजा करके बोलता है। वांगजी एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है।
और उसके देख के एकदम से बोलता, विंग तुम्हें होश आ गया? विंग तुम ठीक हो? बेचारा वांग जी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए विंग को बैठा के बार बार विंग से पूछ रहा है वो ठीक है, उसे कहीं पेन तो नहीं होगी। विंग को मतलब वांग जी को इस तरह परेशान होते थे विंग एक अपनी प्यारी सी बनी स्माइल देते हुए बोलते, रंजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम इतना परेशान मत हो वरना सच्ची में मैं परेशान हो जाऊँगा तुम्हें परेशान देख के। इस बात पे वांग जी तुरंत हीलर की बटरफ्लाई मैसेज देख के बोलने के लिए आता है। इतना ही नहीं, वो अपने ब्रदर और अंकल को भी मैसेज भेज देता है कि विंग को होश आ गया। एकदम से उस रूम में फिर से उसके ब्रदर, उसकी मतलब लैंड फॉरम यानली अपने बेबी के साथ वहाँ शिचैन, कुरैन, हीलर सब पहुँच जाते हैं। एकदम से वहाँ सबको देख के विंग सबकी तरफ देख के स्माइल करता है। एक एक करके सब उससे क्वेश्चन की बौछार लगा देते हैं कि वो कैसा है, वो ठीक है या नहीं है, उसे कैसा लग रहा है, क्या कहीं पेन तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा अनईजी तो नहीं फील हो रहा। विंग अपने चेहरे पे स्माइल देते हुए एकदम से सबको दोनों हाथों से रोकते हुए, बस भाई बस इतने क्वेश्चन मत पूछो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक स्लीप में था और बस जाग गया हूँ, ना ही मेरी बॉडी में कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है, ना ही कोई वीकनेस हो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीजे आप भी परेशान मत होइए और एक मुझे दीजिए मेरे प्यारे से मेरे जिंगी को, कब से मैं ऐसे मिस कर रहा हूँ, इसने भी तो मुझे मिस किया होगा। इस बात पे यानी तुरंत जिंगी को विंग की गोद में डाल देते हैं। अब विंग प्यार से जिंगी को देख के उसे किस करता है, क्योंकि जब विंग बेहोश हुआ था उससे पहले उसने जिंगी को देखा था कि उससे चोट लगने वाली थी और विंग के लिए वो चीज़ बहुत हार्ड थी। अपनी ही सीजे के हाथों से अपने उन्हीं के बेबी को हर्ट करना देख विंग को भी बहुत मुश्किल था। बाकी सबने तो बाद में जिंगी को प्यार भी किया, यानली को भी पूछा वो कैसी है और यानली ने बताया कि उसे कुछ याद ही नहीं है, उसे बस ये याद है कि वो वहाँ बैठी हुई थी और सडनली उसकी आंखों के आगे एक अंधेरा सा हुआ और जब उसकी आंख खुली तो वो यहाँ लाइन क्लैन में थी। यानी उसे उस समय जो पूरा हॉल में कुछ हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। इस बात पे सब लोगों को बहुत शौक भी हुआ, पर जैसा लैन हीलर ने बताया था कि उसके ऊपर किसी ने डार्क स्पेल कर दिया था तो उसे याद ही नहीं था। बट अब उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, ना ही कोई स्पेल है ना ही कोई किसी तरह की और दिक्कत है। इस बात से इन लोगों ने उन पूरा तो यानली को सच नहीं बताया, ये सोच के कि यानली को जब पता चलेगा कि वो अपने बच्चे को मारने वाली थी तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, बहुत रोएगी। इसी कारण वो चीज़ अभी किसी ने नहीं बताई। अब अपने बेबी को मतलब अपनी सीजे की बेबी को लेके बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, क्योंकि उसे उस दिन से जिंगी अब मिला है और वो जिंगी को देखना चाहता है। जिंगी ठीक है, जिंगी बिल्कुल सही है, उसे इस चीज़ की खुशी भी है। अब हीलर एकदम से बोलते हैं, विंग तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हें इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। अब विंग ये हीलर को देखता है। विंग और अब हीलर का रिश्ता भी ऐसा बन गया कि विंग क्योंकि वो एज में भी काफ़ी बड़ा है विंग से, वो विंग को डांट भी देता है। वो गुस्से में बोलता है, तुम्हें पता है ना जो तुमने करा उसके कारण तुम्हारी क्या हालत हो सकती थी। 2 दिन से तुम बेड पे हो, तुम्हें पता है 2 दिन से हम कितना परेशान हैं, सब लोग कितना परेशान हैं। एकदम से अब शिचैन बोलते हैं, विंग शिचैन की तरफ देख के बोलता है, मुझे माफ़ कीजिएगा जीहुजून, पर मैं क्या करता, आप अच्छे से जानते हैं उस समय सीजे की हालत क्या हो गई थी। अगर हमें थोड़ी सी देर और होती तो क्या पता सीजे हमारे साथ रहती या नहीं रहती। मुझे उस समय सिर्फ सीजे को सेव करने के अलावा कुछ और नहीं सोच रहा था। मुझे लग रहा था किसी भी तरह बस मुझे सीजे पे उस स्पेल को तोड़ना है, इसी कारण वो मैंने स्पेल अपनी बॉडी में ले लिया। अब वो यानी शॉकिंगली विंग की तरफ और फिर अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि विंग की हालत उसके कारण हुई है, अभी उसे पता चला। अब यानी आंसू भरी आंखों से विंग की तरफ देखते बोलते, क्या तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई थी? किस स्पेल की बात कर रहे हो तुम? क्या स्पेल था मेरे ऊपर? विंग को पता नहीं था कि इन लोगों ने मतलब एक तरह से यानली से ये बात छुपा रखी है। तो वो शॉकिंगली अपनी सीजे की तरफ देखता है, बोलता है, कुछ नहीं सीजे, किसी ने आपके ऊपर एक नेगेटिव स्पेल कर दिया था जिसके कारण आपकी सांसें बहुत धीरे हो गई थी। इसी कारण मैंने वो स्पेल तो ब्रेक करने के लिए ये सब किया था। आपको वो भी नहीं बताता कि आपने खुद अपने बेबी पे अटैक कर दिया था। लेकिन यानली थोड़ा सा घबराते बोलती, पर तुमने ऐसा क्यों किया? वहाँ पे इतने सारे लोग थे, उनमें से किसी ने कुछ नहीं करा, तो तुमने अपनी बॉडी में वो स्पेल क्यों लिया? तुम ऑलरेडी एक कट से गूंज रहे हो, तुम्हें ऑलरेडी कितना सब कुछ सहना पड़ा, उसके बावजूद तुम ऐसी हरकत क्यों करी तुमने? इस बात पे मैं स्माइल करते हुए, क्योंकि आप सिर्फ मेरी सीजे नहीं, इस प्यारे से बेबी की मम्मी भी तो हो। जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता था वो जिंगी के साथ भी हो।
मैंने देखा है बिना माँ के कैसी लाइफ रहती है बच्चे की। मैं नहीं चाहता था मेरा एक छोटा सा जिंदगी अपनी मदर के प्यार से वंचित हो। आप तो इतनी ममता भरी हो, आपके पास तो सबके लिए इतना प्यार रहता है, सबके लिए इतनी ममता रहती है। आप ही का बच्चा आपकी ममता से दूर होता, ये होता, मैं ये कैसे देख सकता था। एकदम से विंग अपनी आंसू भरी आंखों से बोलता है, ये बात सच है। दुनिया में बच्चे को चाहे कितना प्यार, कितना पैसा, कितना ना शोहरत मिल जाए, चाहे वो राजा का ही बेटा क्यों ना हो, लेकिन ममता, माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है। और विंग को ये चीज़ पता है, उसे पता है कि किस तरह से माँ के प्यार के बिना बच्चा परेशान होता है। उसकी सीजें थी उसके पास, इसी कारण उसका बचपन इतने अच्छे से बीत गया। पर इस जिंदगी के पास अगर उसकी मतलब कोई भी नहीं होता और सबसे प्यार करने वाली उसकी माँ ही उससे दूर हो जाती तो जिंदगी को कितना परेशानी होती। इसी कारण विंग ने ये सब किया। जब ये बात वहाँ पे खड़े सब लोग सुनते हैं, वो विंग के उस थिंकिंग को सोचते हैं, सुनते समझते हैं जो उस समय उसके दिमाग में चल रही थी, तो उन्हें खुद महसूस होता है कि कितना मतलब विंग ने कितना बड़ी बात सोची। वांग जी जो पीछे खड़ा था और एक तरह से विंग पे इतना गुस्सा था कि इन लोगों के जाने के बाद वो विंग को पक्का डांटता, लड़ता, मारता कि उसने क्यों ऐसी बेवकूफ़ी की, वो भी अब थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। उसे भी महसूस होता है कि विंग की इसके पीछे का कारण क्या था। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी भी विंग से गुस्सा नहीं, वो विंग पे अभी काफ़ी गुस्सा है। बट अभी वो विंग की बातों पर सुन रहा है। वहीं जे आगे आके बोलते हैं, तुमने जो किया वो सचमुच में बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली सही सलामत है, मेरा बच्चा, मेरी बीवी दोनों ठीक हैं। मैं किस तरीके से तुम्हें थैंक यू बोलूँ बस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे आज एक वादा करता हूँ, आगे जाके चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। मैं हमेशा तुम्हारा बड़ा भाई बनके तुम्हारे पास खड़ा रहूँगा। मैं कभी भी किसी को भी तुम्हारे और वांग जी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाने दूंगा या तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। इस बात पे विंग और वांग जी उन दोनों मतलब अपने बड़े भाई की तरफ देखते हैं, क्योंकि जेहुंजू ने सिर्फ विंग को प्रॉमिस नहीं किया बल्कि वांग जी के लिए भी प्रॉमिस किया, क्योंकि वो जानते हैं विंग के लिए वांग जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके लंजा को कुछ हो गया तो उसे बहुत पेन होगा। इसी कारण उन्होंने इस तरह का प्रॉमिस किया है और विंग को ये चीज़ अच्छी भी लगती है। अब जब सब लोग ये बात करते हैं, सब लोग विंग से पूछते हैं, तो सब लोग थोड़ी देर विंग के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, ये सोच के कि विंग को थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ लान कुरैन वहीं रहते हैं। लान कुरैन जब वहाँ रहते हैं तो वो विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी और विंग भी समझ नहीं पा रहे कि उनके अंकल उनको ऐसे क्यों देख रहे हैं। लेकिन अब मास्टर डैन बोलना शुरू करते हैं, विंग मैं जानता हूँ जो तुमने करा वो सचमुच में बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरीके से तुमने वो किया और जो मेथड तुमने वो यूज़ किया, मैं उसके बहुत खिलाफ़ हूँ। हमारे पूरे लैंड क्लैन में ये चीज़ मना है। तुम्हें इस मेथड के बारे में कैसे पता चला और तुमने उसे यूज़ किया, मुझे उस बारे में जानना है। अब विंग और वांग जी थोड़ा सा घबरा के एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि थोड़े दिन बाद ही सही लेकिन उन्हें इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। विंग लान एक तरह से लान कुरैन को सब कुछ बताता है कि किस तरीके से उसके स्पेल के बारे में उसने मतलब हीलर से पूछा था। हीलर ने बताया जो कुछ उसे कि ये डार्क कल्टीवेशन के थ्रू हुआ है। उसके बाद उसने लाइब्रेरी से कुछ बुक्स पढ़ी थी, उन बुक्स में किस तरीके से इस डार्क कल्टीवेशन के बारे में उसने इंक्वायरी हुई, उसे इंटरेस्ट बना, उसने उसे प्ले किया, मतलब जो अब तक हुआ वो सब कुछ बताता है। ये बात सुनने के बाद कुरैन अब शॉक होके विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं। अब बोलते हैं, तुम दोनों ने इतने दिन से मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? विंग, अगर तुम्हारा ये कर्ज इन आयरन से रिलेटेड था तो तुम्हें पता है ये एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन सकता है तुम्हारे लिए। अब विंग और वांग जी शॉकिंगली कुरैन की तरफ देखते हैं। शायद हीलर इस बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं इस बारे में जानता हूँ। बहुत साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। इस भविष्यवाणी के बारे में इस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड में शायद ही कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो जानते होंगे, जिनमें से एक मैं हूँ। तुम्हारी मदर यानी मैं विंग मतलब वांग जी की मदर के लिए कह रहे हैं। तुम्हारी मदर भी उस भविष्यवाणी के बारे में जानती थी वांग जी। तुम्हारे बर्थ के टाइम पे उस भविष्यवाणी के बारे में तुम्हारी मदर, फादर और मुझे पता चला था। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को भूल गए थे, क्योंकि हमें लगा था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन अब जैसे तुम बता रहे हो कि तुम्हें इन आयरन के थ्रू ये कर्ज मिला था, तो इसका मतलब वो भविष्यवाणी सही थी। अब वांग जी और विंग मास्टर लैन की तरफ देखते हैं, बोलते कौन सी भविष्यवाणी अंकल? विंग और वांग जी
दोनों के क्वेश्चन के बाद मास्टर लाइन एक दोनों की तरफ देख के बोलते हैं, उससे पहले तुम दोनों को मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा कि जो बात मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ, ये बात तुम कभी किसी और से डिस्कस नहीं करोगे। यहाँ तक कि मैं ये बात शिचैन और यानलिक तक भी नहीं पहुँचनी चाहिए। आप वो दोनों शॉकिंगली उनकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं, क्या क्या बात है अंकल, जो आप चाहते हैं कि हम किसी को ना बताएं। आज से कई साल पहले इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जब ये इन आयरन आया था, तब इस इन आयरन ने बहुत ज़्यादा बर्बादी कर दी थी। एक तरीके से इस इन आयरन की प्रकोप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी कि हर कोई इसे अपने कंट्रोल में करना चाहता था। पर इस इन आयरन की अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि ये इन आयरन जो भी इंसान के पास जाता था, या जो भी इंसान इस इन आयरन को अपना कंट्रोल में करने की कोशिश करता था, वो एक तरीके से राक्षस बन जाता था। लोगों को मारना, पीटना, उनकी सोल को कैप्चर करना, वो ज़्यादा पावर के चक्कर में और पावरफुल बनने के चक्कर में लोगों को बिना बात के मार देना, इस इन आयरन का एक शौक है। ये इन आयरन कोई पॉजिटिव नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डार्क कल्टीवेशन के द्वारा बना गया है। स्कोर को मेल्ट कर सकता है ये इन आयरन, लोगों की सोल को कैद कर सकता है ये इन आयरन। ये इन आयरन बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। इसी कारण इस इन आयरन को उस समय कुछ पॉजिटिव लोगों ने, जिनमें से एक हमारे इस क्लैन की स्थापना करने वाली लैनी बॉयशरन और कुछ हेवन से आए हुए गॉड्स थे, जिन्होंने मिलकर इस इन आयरन को तोड़ दिया था। उनमें से एक सन और मून गॉड थे। सन और मून गॉड ने इसे इस तरीके से ब्रेक किया था कि दोबारा से कभी मिल ना पाए। कहा जाता है कि सन गॉड जो गॉड थे वो एक अल्फ़ा थे, और जो मून गॉड थे वो एक ओमेगा थे। इस अल्फ़ा और ओमेगा के कपल ने ही, या एक कह सकते हैं जोड़ी ने, उस इन आयरन को तोड़ा था। उस समय जो उस इन आयरन को कंट्रोल कर रहा था वो भी कोई कम नहीं था, वो उस समय का बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था। वो भी एक इमोर्टल ही था, लेकिन उसकी थिंकिंग बहुत अलग थी। इसी कारण बॉयशरन और लैनी ने गॉड के साथ मिलकर उस इन आयरन को तोड़ दिया था। लेकिन वो पर्सन जो उसे कंट्रोल कर रहा था, उस इमॉर्टल ने मरने से पहले ये बात बोली थी, यानी ये भविष्यवाणी करी थी कि वो कुछ साल बाद या जब उसे मौका मिलेगा तो वो दोबारा इस इन आयरन को लोगों की एक तरीके से नेगेटिविटी के थ्रू दोबारा जोड़ेगा। जैसे हम लोगों में से जो भी इस समय यहाँ पर हैं, उनके अंदर के लालच, ईर्ष्या यानी जेलसी, या कह सकते हैं किसी भी और नेगेटिव चीज़ के थ्रू वो वापस इन आयरन को जोड़ेगा। क्योंकि हम जैसे लोग बिल्कुल भी इस इन आयरन की पावर को इग्नोर नहीं करेंगे। हम उस इन आयरन की पावर, उस इन आयरन से मिलने वाली वो शक्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जो भी इसके बारे में जानेगा वो ना चाहते हुए भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यही बात उसने मरने से पहले बोली थी। और ये अगर जो तुम मुझे बोल रहे हो कि इन आयरन दोबारा से एक्टिव हो रहा है, तो पक्का ये उसी मतलब मरने से पहले जो वो बंदा बोल के गया था उसी का एक कारण है। इस बात पे एकदम से वांगी बोलता है, अंकल वो तो ठीक है, लेकिन मैं और मतलब मेरा और विंग का इस बात से क्या रिलेशन है जो आपने कहा था कि हमारे लिए भविष्यवाणी हुई थी। आप मास्टर लाइन थोड़ा स्ट्रेस होते हुए, थोड़ा परेशान होते बोलते, जब वो ये मरते मरते बोल के गया था तो बॉयशरन और लैनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने गॉड से कहा था कि इस समय तो आप यहाँ पे आ गए हमारी मदद करने, लेकिन अगर सचमुच में फ्यूचर में ये इन आयरन दोबारा से कुछ गलत करने लगेगा तो हम क्या करेंगे? क्या उस समय तक हमें ही इस धरती पर रहना पड़ेगा इसे संभालने के लिए, या क्या हम दोनों अकेले इसे संभाल पाएंगे? उस समय उन गॉड ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, हाँ आप लोग इमॉर्टल हैं, आप इस धरती पे रहेंगे, आपको किस फॉर्म में रहना है वो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ हम लोग उस समय आपके साथ यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन हम दोनों का एक अंश आपके साथ वहाँ होंगे। जैसे मेरा अंश एक अल्फ़ा के रूप में, सन गॉड ने बोला था मेरा अंश एक अल्फ़ा के रूप में बर्थ लेगा, वो आप ही के क्लैन से होगा लैनी। और हाँ आप मून गॉड का अंश यानी मून गॉड का जो पार्ट होगा वो एक ओमेगा की तरह बर्थ नहीं ले पाएगा, क्योंकि कोई भी मून गॉड जितनी पावर बर्थ लेके ओमेगा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा।
वो एक अल्फ़ा के फॉर्म में ही बर्थ लेगा, लेकिन उसे एक कर्स लगेगा और फिर वो एक मोस्ट पावरफुल ओमेगा बन के पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के सामने आएगा। फिर से जैसे हमारा इस अल्फ़ा और ओमेगा की जोड़ी ने इस इन आयरन को आपके साथ मिलकर रोका था, उसी तरह से वो लोग भी इस इन आयरन को आपके साथ मिलकर कंट्रोल करेंगे। इस बात पे लेनी आगे आके बोलती है, लेकिन आपने कहा कि ओमेगा सन फॉर्म मतलब मून फॉर्म में अगर बर्थ लेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए एक अल्फ़ा ही ओमेगा बनेगा। तो कौन होगा वो, कैसे हम उसे पहचानेंगे? वो बाओशे शरण की ही ब्लड लाइन में से एक होगा। दूसरी चीज़, वो आपके क्लैन में जो अल्फ़ा बर्थ लेगा सन मतलब गॉड के फॉर्म का, उसी का वो मेट होगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कर्स खुद ब खुद उस तक पहुंचेगा और वो खुद ब खुद अपने मेट के पास आ जाएगा। उसे जैसे ही ये दोनों अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे को मार्क कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वही है जो इस इन आयरन को कंट्रोल करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे और फिर से इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में इस इन आयरन को मतलब शांति लेके आएंगे आयरन से लड़के। इस बात पे अब विंग और वांग जी एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगते हैं और फिर मास्टरलैंड बोलना शुरू करते हैं। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि तुम ही दोनों वो सन और मून गॉड के पार्ट हो और तुम ही हो वो अल्फ़ा और ओमेगा कपल जो इन आयरन को रोकेगा। लेकिन एक चीज़ है जो उस भविष्यवाणी के दौरान मुझे वही बताई गई थी, आप वो दोनों देखते हैं। क्या था अंकल, क्या कारण है कि आप इस भविष्यवाणी की वजह से इतना परेशान हैं? तुम दोनों का चाइल्ड कहा जाता है, तुम दोनों का फर्स्ट चाइल्ड कभी सरवाइव नहीं करेगा, तुम दोनों को शायद अपनी चाइल्ड के बिना ही रहना पड़ेगा। इस बात पे विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और एकदम से ये आप क्या बोल रहे हैं अंकल? हाँ, तुम हम दोनों का चाइल्ड, क्योंकि विंग के अंदर अभी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ बर्थ लेगा, उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और अगर वो ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी एक खतरा हो सकता है। अब वांग जी अब गुस्से में अपने अंकल से, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरा छोटा सा बच्चा आपके लिए खतरा कैसे हो सकता है? तुम समझ नहीं रहे हो वांग जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चा बर्थ लेते ही पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए खतरा हो जाएगा, पर वो बच्चा खतरा ऐसे हो सकता है कि इन आयरन की सारी पावर वो कंट्रोल कर सकता है। अगर वो बच्चा किसी गलत इंसान के हाथ में चला गया या ये कह दें तुम लोगों से दूर हो गया और किसी ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, तो वो बच्चा इतना पावरफुल होगा कि वो इन आयरन के पावर को अपने अंदर लेके पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को बर्बाद कर सकता है। इसी कारण ना चाहते हुए भी हम में से कोई नहीं चाहता था कि तुम दोनों एक हो, क्योंकि तुम दोनों के एक होते ही उस बेबी के बर्थ का डिसीजन हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा हम नहीं जानते। विंग और वांगी एक दूसरे की तरफ देखते और तुरंत बोलते, पर ऐसा तो तब होगा ना जब हम अपने बच्चे को अपने से दूर होने देंगे। हमारा बच्चा अगर इस धरती में आएगा तो वो हमारे पास ही रहेगा, कोई उसे हमारे से दूर नहीं कर पाएगा, कोई उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई उसे इन आयरन के आसपास नहीं जाने देगा, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। दोनों एक साथ बहुत गुस्से में बोलते हैं। एक तरीके से एक पेरेंट्स को या एक कपल को ये बोल देना कि भाई तुम बर्थ ही नहीं देना, अगर तुम दोगे तुम्हारा बच्चे का एक नेगेटिव बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट करता है। और एक तरह की भविष्यवाणी विंग और वांग जी के लिए सचमुच में थोड़ा सा एंड में आके एक दर्द का या ये कह सकते एक सैडनेस लेके आया था। लेकिन मास्टरलैंड भी जानते हैं कि विंग और वांग जी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा और ओमेगा है। वो अगर कह रहे हैं कि वो अपने बच्चे को सेफ भी करेंगे और किसी गलत इंसान तक किसी गलत इंसान को उसके पास नहीं आने देंगे, तो ऐसा करेंगे भी। लेकिन अभी इन दोनों के ये भविष्यवाणी सुन के थोड़ा सा तो शौक लगी रहे। वहीं मास्टरलैंड देख सकते हैं कि दोनों कितने परेशान हैं, तो बात संभालते हुए बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मैं ये नहीं कह रहा कि हम उस बच्चे का बर्थ नहीं होना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्चा एक खतरा बन सकता है, तो तुम्हें बहुत सोच समझ के ये फैसला लेना चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे लाइन हायर आए, लेकिन इस तरीके से उसे अभी लाना जब इन आयरन का इतना ज़्यादा शोर है, मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलके पहले से इन आयरन के बारे में सब पता करो, उस आयरन को हमेशा के लिए ख़त्म करो और उसके बाद ही अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना।
विंग और वांग जी अंकल की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके अंकल भी चाहते हैं कि उनकी फैमिली बड़े हो, उनके पास भी एक छोटा बेबी हो, लेकिन हाँ, जो भविष्यवाणी वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी है, तो वो इसी वजह से ऐसा बोल रहे हैं। तो वो दोनों अभी कुछ बोलते नहीं। वहीं एक तरीके से शिचैन भी, जब ये लोग बातें कर रहे थे, उसके थोड़े टाइम बाद एंटर करते हैं। शिचैन ने भविष्यवाणी वाली बात नहीं सुनी थी, लेकिन जब वो एंटर करते हैं तो ये तीनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वो आगे आके वो दोबारा से विंग के पास आते हैं, बोलते हैं, मुझे माफ़ करना विंग, वैसे तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं यानी के को कमरे में छोड़ के तुम्हारे पास इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। मैं जानता हूँ इस समय तुम होश में आए हो, इसी कारण मैं तुम्हें तुरंत ये बात करने आ गया हूँ। अब मास्टर लाइन बोलते हैं, क्या हुआ शिचैन, बताओ। आपको शायद महसूस नहीं हुआ, पर मुझे ये महसूस हुआ कि यानली को कर्ज कहीं ना कहीं तुम्हारे ही प्लान में दिया गया है। वहाँ पे वो तीनों नहीं थे, यानी वैन चाओ, जिन जुशान और एक तरीके मेंग्याओ, जो हम तीनों के नज़रों में शायद वो लोग थे जो इन आयरन को यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो लोग तो वहाँ थे ही नहीं। तो यानली तक वो कर्ज कैसे पहुँचा? इसका मतलब हमें इन्फॉर्मेशन आदि ही है, कोई और भी है जो इन तीनों की मदद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जियांग्स क्लैन से ही है। अभी शॉकिंगली लैन शिचैन की तरफ देख रहे हैं। लैन शिचैन बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ा हैरानी हुई होगी और तुम्हारा मन कर रहा होगा कि तुम इस बात पे यकीन ना करो, पर तुम खुद सोचो, यानली के पास सिर्फ वही लोग आए हैं, यानी जियांग्स के जान पहचान के लोग, या जियांग्स के सर्वेंट, या जियांग्स के अब जब तक कोई और एक तरीके से बाहर के भी क्लैन के लोग उस तक नहीं मिले थे। यानली के पास तो ना ही जिन सेक्ट लीडर और ना ही वैन सेक्ट लीडर या मो सेक्ट लीडर या सू सेक्ट लीडर, कोई तो यानली के पास नहीं मिल रहा था। सब माँ अंकल और मुझसे मिल रहे थे, यानी सिर्फ यानली के पास जो लोग थे वो जियांग्स क्लैन के ही थे। तो कहीं ना कहीं किसी ने यानली को ये कर्ज जियांग क्लैन वालों के थ्रू ही दिया है। प्लीज़ तो मेरी बात सबको समझना, ये मत समझना मैं तुम्हारे क्लैन के अगेंस्ट हूँ, पर कहीं ना कहीं तुम्हारे क्लैन में कोई है जो उन लोगों की मदद कर रहे हैं। हमें उसके बारे में पता करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसे चीज़ को अवॉइड करना या इस चीज़ पे यकीन ना करके हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। विंग समझ रहा है कि किस तरीके से चैन जो बात कह रहे हैं वो सही है। सचमुच में यानी के पास किसी और सेक्ट के लोग नहीं आए थे, ना ही उस जगह मिंग्याओ, जिनजुशान या वैनचाओ थे। तो कहीं ना कहीं कोई और है जो जिसने मदद करी है उन लोगों की, ताकि यानली को वो कर्ज लगता। अब विंग भी सोच में पड़ गया और वो बोलता है, पर मुझे तो किसी के पास से कोई उस तरह की स्मेल नहीं आई थी जो मुझे मिंग्याओ के पास से आई थी। अब ये बात पे शिचैन बोलते हैं, तो हो सकता है वो इंसान इन आयरन के पास ना गया हो, सिर्फ उसने उस स्पेल की वहाँ तक पहुँची, मतलब मिंग्याओ ने उसे सिर्फ वो स्पेल दिया और उसने उसे पे लगा दिया हो। तुम्हारा कोई सर्वेंट भी हो सकता है। मैं बस तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपने भाई जिनचा से इस बारे में बात करो और जल्दी से उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करो। अब विंग भी ये बात सोचते हैं कि अगर ऐसा कोई है तो जल्द से जल्द उसे ये पता करना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन कहीं ना कहीं उसके क्लाइंट के लिए भी आगे जाके खतरा बन सकता है। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना। थैंक यू।